नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, 2003 की है। प्रदेश है मध्य प्रदेश और ज़िला है अशोकनगर। अशोकनगर ज़िला, इसके बारे में मैं बता दूं कि 2003 में ये ज़िला बहुत बड़े ज़िले गुना से अलग करके बनाया गया था। हुआ कुछ यूँ था कि 10 जुलाई 2023 को इसी अशोकनगर जिले के जिला मुख्यालय की एक बड़े और नामचीन विद्यालय में एक महिला पहुंची। कार्यालय में उसने प्रधानाध्यापक कक्ष में जाकर उनसे ये रिक्वेस्ट की कि मेरे पति की मौत हो गई है, हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना है, लिहाजा मेरे बेटे की का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी हमें जारी कर दी जाए, हमें दिला दी जाए। उस समय वहाँ एक और टीचर स्कूल की मौजूद थी जो उस परिवार को जानती थी। उनको ये बात पता नहीं थी, लेकिन उसी मोहल्ले में रहती थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके पति, जिसको मैं जानती हूँ, उसकी मौत हो गई और मुझे इस घटना का जरा सा भी पता नहीं लगा। महिला को तुरंत ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसकी इस बात को सुनकर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट उसे दिला दिया गया। लेकिन उस शिक्षिका के जो उस समय मौजूद थी, जब वो महिला अपने बारे में बता रही थी, उसके मन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। वो सीधा स्कूल की छुट्टी के बाद उसके घर जाकर, यानी उस महिला की ससुराल में जाकर ही रुकी। वहाँ उसने जैसे होता है, आदमी मातम पुरसी में जाता है जब, तो मुंह लटका के और बहुत धीमे धीमे से पूछता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। उसके पति के माँ बाप और दूसरे दीगर लोग, भाई, सब वहाँ मौजूद थे। उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा, आप किसकी बात कर रही हैं? तो उन्होंने फिर बताया कि अरे आपके यहाँ कोई बात हुई है, सौरभ को लेकर मुझे कुछ बात खराब पता लगी है। तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है, हम लोगों की बिल्कुल जानकारी में नहीं है कि सौरभ के साथ कुछ हुआ। वो तो अपनी पत्नी ऋचा के साथ अलग मकान में रह रहा है और उसका स्वभाव चूँकि ऐसा है, बहुत कम घर से बातचीत करता है और काफ़ी दिनों बाद जाता है। इसलिए हम लोगों को, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात होती तो हमें पता ज़रूर लगती। उस टीचर से लोगों ने कहा कि आपको किसने बताया? तो उसने बताया कि ऋचा आज स्कूल में उस बच्चे की, जो उसका बेटा था, उसका टीसी लेने, उसकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने आई थी और प्रिंसिपल से उसने ये कहा कि मेरे पति की मौत हो गई है। पूरा घर भौचक्का रह गया, परेशान हो गया कि आखिर ये क्या बात बता रही हैं। उन्होंने कहा, कैसे क्या बात हुई? घर वालों को बताया उसने कि आपकी बहू ऋचा स्कूल में कह रही थी कि सौरभ की मौत हो गई है, तो कुछ तो बात होगी। खैर, 35 वर्षीय सौरभ जैन कई महीनों से इस बीच में घर नहीं आया था। वो पत्नी के साथ अलग एक किराए के मकान में रहता था, इसलिए घर वालों को बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं थी कि कोई बात होगी तो वो लोग बताएंगे वहाँ से। लेकिन इस तरह की कोई सूचना उनके बारे में नहीं पता लगी थी। खैर, परिवार इतना परेशान हुआ कि वो सीधे ऋचा के घर पहुंचा, अपने बेटे के घर पहुंचा और ऋचा से कहा कि कहाँ है सौरभ? तो उसने छूटते ही कहा कि सौरभ और उसका मुंहबोला भाई दीपेश राजपुर जा रहे थे, तभी उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सौरभ की मौके पर मौत हो गई और उसका हम लोगों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। माँ बाप ने कहा कि अरे, इतनी बड़ी बात हुई, तुमने बताया नहीं, अंतिम संस्कार भी कर दिया। मेरे बेटे की मौत की खबर मुझको तो लगनी चाहिए थी। खैर, फ़ौरन ये लोग पुलिस में गए कि साहब, कुछ दाल में काला लग रहा है और मेरी बहू बता रही है कि एक्सीडेंट हो गया। तो ये भी बता रही है कि वो मेरा पति मेरे मुंह बोले भाई, यानी पति के साले के साथ मोटरसाइकिल से राजपुर जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर मर गया।
पुलिस ने दीपेश और ऋचा दोनों को थाने पर तलब किया और उससे पूछा कि आखिर कैसे हुआ और कहाँ हुआ, क्या बात थी। तो दीपेश ने फौरन कहा कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। खैर, तभी पुलिस को भी लगा कि ये दोनों कुछ छिपा रहे हैं और परिवार को भी लगा कि वो दोनों कुछ छिपा रहे हैं। बहरहाल पूरा परिवार और साथ में पुलिस वाले, शहर में दो ही शमशान घाट थे और दोनों शमशान घाट पर पहुँचे। शमशान घाट पर रखे हुए रजिस्टर को खंगाल डाला, लेकिन कहीं भी सौरभ जैन नाम की कोई एंट्री नहीं मिली। न किसी शव के दाह संस्कार का रिकॉर्ड मिला, न ही कोई मेडिकल दस्तावेज। अब पूरे परिवार को और पुलिस को भी यकीन धीरे धीरे होने लगा कि जांच में कि इस पूरे घटनाक्रम में दाल में कहीं न कहीं काला है। खैर, पुलिस ने फिर अपने स्तर से जांच शुरू की तो पुलिस की जांच में पता लगा कि सौरभ और ऋचा की शादी 2013 में हुई थी। दोनों के एक बेटा भी है जिसकी उम्र करीब 9 साल है। करीब 9 साल तक ही सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन 2022 में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। ऋचा कुछ समय के लिए मायके चली गई, लेकिन बाद में फिर दोनों में सुलह समझौता हुआ और दोनों फिर साथ रहने लगे। और यही समय था जब वो अपने परिवार को छोड़कर गंज बासौदा में जाकर, गंज बसौदा आकाशवाणी के ज़माने में फरमाइशी गानों में सबसे अधिक नाम गंज बसौदा का ही आता था। परिवार वालों को का कहना था कि सौरभ पहले की तरह उनसे बात नहीं करता था। कई बार फ़ोन पर पत्नी ही रहती थी और घर वालों से बात पत्नी ही करती थी। धीरे धीरे संपर्क इतना कम हो गया कि महीनों तक उसके घर न आने पर भी किसी को शक नहीं होता था। इसी दूरी के कारण परिवार 4 महीने तक इस सच्चाई से अनजान रहा। पूछताछ फिर शुरू हुई। जब दोनों शमशान में कुछ नहीं मिला तो पूछताछ फिर शुरू हुई और हर बार की पूछताछ में कहानी बदलती गई। पुलिस ने ऋचा और दीपेश से जब वो अच्छी वाली पूछताछ की तो दोनों ने हत्या की बात तो स्वीकार कर ली, लेकिन जैसे ही पुलिस पूछती थी कि शव कहाँ है, वो कहानी बदल देते थे। उन्होंने बताया कि बालाजी धाम कॉलोनी के एक मकान में सौरभ की हम लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी और फिर उसके शव को छत पर जला दिया। खैर, पुलिस गई, छत पर कहीं किसी के जलने जलाने का कोई ट्रेस, कोई लेश मात्र भी नहीं मिला। पक्की छत में आप कितनी भी सफाई से कुछ जलाएं, लेकिन अवशेष आपको मिल ही जाएंगे। अगर बहुत बार धोया भी गया है तो नालियों के आसपास छिपे हुए अवशेष मिल जाएंगे। आप वहाँ से सैंपल लेके जैसे ही माइक्रोस्कोप के नीचे लगाएंगे, आपको अवशेष का पता जरूर चलेगा। फिर जब वो देखा कि वहाँ कुछ नहीं मिला तो उन लोगों ने फिर एक दूसरी कहानी बताई कि हम लोगों ने पहले शव के कई टुकड़े किए, फिर टीन की चादर पर एक एक टुकड़े को, एक एक हिस्से को जलाया ताकि कोई सबूत न बचे। पुलिस ने फिर कहा, अच्छा चलो टीन कहाँ है। छत पर कई टीन पड़ी हुई थी। सारे टीन के सारे सैंपल निकाल कर टेस्ट किए गए। किसी टीन में न तो जलने का कोई निशान था, न उनकी इस कहानी की कोई पुष्टि हो सकी। हालांकि पुलिस जांच के दौरान उस दुकान तक जरूर पहुंच गई जहां से इन दोनों ने हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार खरीदे थे। दुकानदार ने दोनों को पहचान भी लिया। पूछताछ आगे बढ़ी तो बयान फिर बदल गया। पहले कहा गया था कि शव को जलाकर उसकी राख नदी में फेंक दी। पुलिस वहाँ भी गई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला, कोई ट्रेस भी नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कहा कि शव तुलसी सरोवर तालाब में फेंक दिया था। पुलिस गोताखोरों की मदद से तुलसी सरोवर तालाब का हर कोना छान मारा। जहाँ से खड़े होकर शव को फेंकना बताया, खासकर वहाँ पर नीचे की ज़मीन पूरी खोद डाली, लेकिन कहीं भी न तो कोई हड्डी मिली और न ही शव के कोई अवशेष मिले। पुलिस परेशान हो गई। अब तक कुल 4 कहानियाँ आ चुकी थीं
और चारों के को मौके पर जांच करने पर चारों कहानियों की पुष्टि नहीं हुई थी। इसी बीच सौरभ और ऋचा के बेटे को महिला कांस्टेबल्स और बाकी लोग जो सादे वर्दी में हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उनको लाया गया, अलग जगह ले जाकर उनसे पूछताछ की गई। तो उसने बताया कि मामा दीपेश उसे एक अंतिम संस्कार में ले गए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये तुम्हारे पापा हैं और इनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। बच्चे को पूरी सच्चाई का पता नहीं था, फिर भी वो उसे जिस जगह अंतिम संस्कार के लिए ले जाना बताया गया वहाँ पर पहुँची। फिर वहाँ वही रजिस्टर की तलाश, लोगों से पूछताछ, लेकिन कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला। यानी वो ये कहानी बनाई हुई थी या बच्चे को किसी दूसरे के अंतिम संस्कार में शामिल करा के उसे बता दिया गया कि ये तुम्हारे पापा हैं जिनको जलाया जा रहा है, उनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, ताकि आगे की जांच पड़ताल में बात खुले नहीं। अब इतना सब भटकने के बाद पुलिस के सामने कई सवाल थे जिनसे घटना में आगे बढ़ने में ज़्यादा मदद नहीं, जिसके लिए उनकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल रही थी। 4 महीने तक घर के लड़के की मौत की खबर परिवार को क्यों नहीं दी गई? बड़ा भारी कारण था, कुछ न कुछ छिपाने वाली बात थी, छिपने वाली बात थी, कोई गलती हुई थी, इसीलिए घर वालों को नहीं बताया। अगर दुर्घटना हुई थी तो फिर कहीं इसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं मिला? पुलिस मौके पर पहुंची होगी, पंचायतनामा भरा होगा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा होगा, नक्शा नज़री बनाया होगा, एक मुकदमा लिखा गया होगा, बेशक बनाम अज्ञात वाहन ही लिखा गया हो, लेकिन लिखा गया होगा। सारे रिकॉर्ड की छानबीन की गई, इस तरह की कोई घटना पुलिस रिकॉर्ड में या किसी दूसरे रिकॉर्ड में अंकित नहीं थी। तो आखिरकार ये दुर्घटना की बात बार बार क्यों बताई दोनों ने? अगर हत्या हुई है तो शव आखिर कहाँ चला गया? और फिर हत्या की ही है, मान लिया कि हमने हत्या की है, तो ये अलग अलग 4 कहानियाँ सुनाने का क्या मतलब था? ये भी पुलिस उलझी हुई थी, समझ नहीं पाई थी। खैर, पुलिस को इनकी बातों पर भरोसा ही नहीं रहा। बार बार इनको तरह तरह से बातचीत करने पे उन्हीं 4 में से कोई कहानी नए सिरे से बताने लगते थे। लिहाजा पुलिस ने आसपास के ज़िलों में फरवरी-मार्च 2023 के दरमियान मिले अज्ञात शवों के रिकॉर्ड तलब किए। एक सब इंस्पेक्टर भेज के सारे ज़िलों में जो अज्ञात शवों के बारे में जो DCRB यानी डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जो चीज़ें अंकित रहती हैं उनको खंगालना शुरू किया पुलिस टीम ने। तो ये पता लगा कि विदिशा जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र में 23 फरवरी 2023 को एक अज्ञात शव की जानकारी है रजिस्टर में, जिसके 4 फोटो चस्पा हैं अज्ञात व्यक्ति के। शव की जो तस्वीरें वहाँ DCRB में अज्ञात शवों के रिकॉर्ड रजिस्टर में रखी हुई थीं, उनको सौरभ के परिजनों को दिखाया गया। सौरभ के परिजनों ने तुरंत पहचान लिया कि ये शव सौरभ का ही है और यहीं पर पुलिस को ये साफ हो गया कि घटनास्थल अशोक नगर में कहीं नहीं है बल्कि विदिशा में है, यानी हत्या विदिशा जिले में की गई है। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच विदिशा जिले पर फोकस की। पुलिस ने दोनों के, ऋचा और दीपेश दोनों के कॉल डिटेल्स की बहुत गहराई से छानबीन की। तब सवालों के जवाब में ये बात सामने आई कि कोरोना के लॉकडाउन के समय ऋचा की फेसबुक पर सिरोंज के रहने वाले दीपेश भार्गव से दोस्ती हो गई। बातचीत धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए और उसके बाद से ही दोनों की निगाहों में सौरभ जैन खटकने लगा, जो ऋचा का पति था। परिवार के मुताबिक वर्ष 2022 में ऋचा दीपेश के साथ घर छोड़कर भी चली गई थी, लेकिन बेटे का हवाला देकर फिर लौटी। लेकिन दोनों का प्रेम संबंध
नहीं खत्म हुआ और दोनों लगातार संपर्क में बने रहे। ऋचा के लौटने के बाद सौरभ ने परिवार से अलग, वो थोड़ा परिवार का ज़्यादा ख्याल रखता था कि ये यहाँ रहेगी, दीपेश आएगा तो फिर बात का बतंगड़ बनेगा, घर वाले तरह तरह के सवाल पूछेंगे और फिर वही होगी कि यही दोनों भाग के गए थे, कुछ न कुछ इनके बीच में चक्कर है। बहरहाल उसने फ़ौरन जब वो लौट कर आई तो तुरंत अपना घर छोड़ दिया और अलग किराए के मकान में रहने लगा। पहले वो हिरियन के टपरा में, फिर बालाजी धाम में और बाद में कोलुआ रोड पर किराए के मकान में रहने लगा। भाई विनीत जैन के मुताबिक ऋचा ने सौरभ को परिवार से लगभग अलग थलग कर दिया था, अपनी शर्तों पर ही कि यहाँ रहोगे, दूर रहोगे और दूर कमरा लो, इस तरह से उसने बिल्कुल अलग थलग कर दिया। वो कभी कभी ही घर आता था और हालचाल भी उसका दोस्तों के जरिए घर वाले पता करते थे। इस बीच में उसने प्रेमी के साथ मिलकर, यानी दीपेश के साथ मिलकर पति के हिस्से की ज़मीन बेच दी। ये करीब 5 बीघा ज़मीन थी जिसको 9.5 लाख रुपए में ऋचा और दीपेश ने मिलकर बेच दिया और इसी रकम से दीपेश ने सफारी गाड़ी खरीदी। सौरभ का बीमा भी इसी बीच में करा दिया। अब आप सोचिए, बीमा कराने का, मैं बहुत ढेर सारी आपको अपराध की ऐसी घटनाएं बता चुका हूँ कि जब लोगों ने तय कर लिया कि फलां को मारना है, चाहे वो उसकी पत्नी थी, पति था, पिता थे, मारना है तो उनका बीमा जरूर करा लेते थे। बीमा कंपनी के एजेंटों से मिली भगत करके करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ का बीमा कर लेते थे और पहली किस्त जमा करने के बाद जिसका बीमा हुआ है उसकी मौत दिखा देते थे ताकि बीमे की राशि हड़पी जाए। और इसीलिए वो ऋचा और उसके प्रेमी ने मिलकर सौरभ का बीमा भी करा दिया। इससे लेकिन सौरभ को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था, उसको अंदाज़ा ही नहीं लगा कि उसके सबसे ज़्यादा भरोसेमंद लोग ही उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फरवरी 2023 में जब दोनों ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि इसे मारना है तो 15 फरवरी को पति पत्नी के बीच में इसी दीपेश को लेकर झगड़ा हुआ। इसी दौरान ऋचा ने घर में रखे चाकू से सौरभ पर हमला कर दिया। चोट हाथ में लगी और बहुत गंभीर चोट लगी। हड्डी के हिस्से को भी बहुत चोट आई और काफ़ी बड़ा हिस्सा हाथ का वो हाथ से लगभग कट के अलग हो गया। लेकिन ऋचा ने तुरंत माफ़ी मांगी और ये कहा कि पुलिस में मत जाइएगा। उसकी बात मानकर सौरभ इसकी कोई भी सूचना या शिकायत पुलिस में लेकर नहीं गया। इसके बाद ही तय हुआ कि अब जल्दी इसका काम तमाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी घर वालों ने देख लिया, ये कुछ भी बताए, लोगों को शक ऋचा पर होगा और फिर कभी पुलिस अगर आ गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर, ये बात हुई थी 15 फरवरी को। 23 फरवरी को रात में ऋचा ने सौरभ से ये कहा कि भाई ये हाथ की हालत इतनी देर में, ये लगभग 12 दिन हो गए हैं, इसका घाव भर जाना चाहिए, लेकिन ये अभी तक नहीं भरा। ऐसा न हो कि इसमें सड़न पैदा हो जाए और हाथ काटना पड़े। रात में उसको कन्विंस कर लिया कि भोपाल ले जाकर तुम्हारा बेहतर इलाज कराएंगे। टैक्सी बुलाई गई। कार में सौरभ, ऋचा, उसका बेटा और दीपेश बैठ गए। रात में सिरोंज में के रोलपुरा चौराहे पर पहले से ही 3 लोग इकट्ठा थे। लाखन जाटव, राजा उर्फ प्रद्युम्न और एक दूसरा साथी। पहली वाली टैक्सी जैसे ही इन लोगों ने हाथ देकर रोका, पहली वाली टैक्सी वापस भेज दी गई और सभी लोग दूसरी गाड़ी में बैठ गए। सौरभ को तब भी कोई शक नहीं हुआ और ये लगा कि ये सभी मेरी बेहतरी के लिए मेरा इलाज कराने भोपाल ले जा रहे हैं। सिरोंज लटेरी मार्ग पर जब करीब 15-20 किलोमीटर आगे बढ़ी तो गाड़ी जंगल की ओर कच्चे रास्ते पर मोड़ दी गई। सुनसान जगह पहुंचते ही साजिश में शामिल लखन और राजा ने तौलिए से
सौरभ का गला दबाना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से सौरभ को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को घसीटकर जंगल में बनी खंती के पास ले गए। खंती यानी जो मिट्टी निकालने के लिए तमाम पर्पस होते हैं, तालाब के लिए, सड़क के लिए, चक्रोट के लिए, जहाँ बनती है उसके आसपास मिट्टी निकाली जाती है, उसको खंती कहते हैं, गड्ढा कहते हैं। तो वो खंती के पास ले गए, क्योंकि आरोपियों को ये डर था कि कहीं शव की पहचान न हो जाए। तब ऋचा ने कहा, तुम चिंता न करो, सारी पहचान मैं अभी मिटा देती हूँ। पास से एक बड़ा पत्थर लाकर ऋचा ने सौरभ के सिर पर कई बार वार किए ताकि चेहरा क्षतिग्रस्त हो जाए, कुचल जाए और आगे इसकी पहचान न हो पाए। शव को वहीं खंती में फेंक कर सभी वहाँ से निकल गए। उन्हें यकीन था कि हत्या हमेशा के लिए राज बन जाएगी। हत्या के बाद वो फरार होने के बजाय दीपेश और ऋचा दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब आप अंदाज लगाइए उनकी मनः स्थिति का, खुशी का ऐसा माहौल कि किए गए पाप को धुलने के लिए फौरन प्रेमी और पत्नी निकल गए तीर्थ पर। वो पहले उज्जैन गए, उज्जैन से अयोध्या आए, वहाँ से प्रयागराज आए, खाटू श्याम के दर्शन किए। भोपाल और इंदौर घूमते घूमते बाद में ये लोग सिरोंज आकर, जहाँ कर वो रहने वाला था दीपेश, वहाँ आकर रहने लगे। खर्च चलाने के लिए सौरभ के बैंक खाते और एटीएम का इस्तेमाल किया जाने लगा। जमीन बेचने से मिली सारी रकम दीपेश और ऋचा ने निकाल ली। ये पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने इन सबको, लाखन, दीपेश, ऋचा और बाकी जो उसके दो सहयोगी थे, सबको जेल भेज दिया। बहुत जल्दी ही इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका ट्रायल शुरू हुआ। सुनवाई के दौरान अदालत ने ये मान लिया कि हत्या अचानक नहीं हुई है, बल्कि योजना के तहत अंजाम में लाई गई है। पति को धोखे से इलाज के बहाने घर से बाहर ले जाया गया। रास्ते में 2-3 साथी और जुड़े और सुनसान जंगल में हत्या करके पहचान मिटाने की कोशिश की गई। विदिशा के गंज बासौदा न्यायालय में केस की सुनवाई हुई। 30 जुलाई 2026 को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पत्नी ऋचा जैन, प्रेमी दीपेश भार्गव, लाखन जाटव, राजा यादव और गोली मंसूरी को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं ऋचा के भाई अंशुल जैन को फर्जी दस्तावेज और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराने की भूमिका के लिए 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई। आज की घटना देखिए, आज फिर वही कहानी, क्या इसको बार बार रिपीट किया जाए। फिर एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। अब मैंने गिना तो नहीं कि पिछले 6 महीने में, यानी इस साल 1 जनवरी 26 से लेके अब तक मैंने आपको पत्नियों द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या किए जाने की कितनी घटनाएं सुनाई हैं। मेरा अंदाज है कि लगभग 50 ऐसी घटनाएं फर्स्ट 6 मंथ में 2026 के मैंने आपको बताई होंगी। अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत डरावने लगने लगे हैं और ये भी नहीं पता लगता कि ये कितना आंकड़ा और बढ़ेगा। पता नहीं क्या हो गया इस जनरेशन को, इन लड़के लड़कियों को, कि इनमें खौफ, कानून से डर, इन सब की बात इनके दिमाग में रह ही नहीं गई। बेलौस होकर ये इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इन जो 50 मैंने आपको इस तरह की घटनाएं सुनाई हैं, उनमें से कई ऐसी हैं जिनमें लड़का लड़की की शादी के समय उनके घर वालों ने उन दोनों की कुंडली मिलवाई थी और किसी किसी के तो 36 के 36 गुण, जो सबसे ज़्यादा होते हैं 36 गुण, वैसे तो 30 से 32 गुण, इवन 25 गुण तक अगर मिलते हैं तो शादी के लिए उपयुक्त जोड़ी मानी जाती है। 25 से कम में ज़रूर लोग संशय करते हैं।
कुछ एक की तो 36 के 36 गुण मिले। शादी के थोड़े दिन बाद ही पत्नी ने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। कुंडली दिखाने का कोई फायदा नहीं रह गया है। मैं कई बार इस बात को रिपीट कर चुका हूँ कि कैसे भी करके जिस लड़की की लड़के से शादी तय हो रही है या जिस लड़के की लड़की से शादी तय हो रही है, दोनों के CDR को मैच कराइए। बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं, उससे ये पता लगेगा कि लड़के के पुराने कितनी लड़कियों से संबंध हैं या लड़की के कितने लड़कों से संबंध हैं। ये सब देख कर ही ये शादी करने लायक है, क्योंकि इस तरह की ये जो हत्याएं हो रही हैं वो बिल्कुल ट्रेंड में हैं। आंकड़ों की बात मैं इससे पहले 2 बार आपको बता चुका हूँ कि गुरुग्राम में एक संस्था है, एकम न्याय फाउंडेशन। वो इस तरह की हत्याओं के बारे में देश भर से आंकड़े जुड़ाती इकट्ठा करती है और उसको छमाही रिलीज़ करती है। 2026 के फर्स्ट हाफ के आंकड़े रिलीज़ कर दिए गए हैं। आप भी एकम न्याय फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर इन आंकड़ों को देख सकते हैं और उसके भयावह होने का अंदाज़ा भी आपको लग जाएगा। मैं एक बार फिर जो 17 जुलाई 2026 को जो आंकड़े एकम न्याय फाउंडेशन ने रिलीज़ किए हैं उसे फिर दोहरा देता हूँ कि 14 जुलाई 2026 तक जो आंकड़े आए हैं, इस अवधि में 554 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 322 मामले पतियों की हत्या, पत्नी और प्रेमी या पत्नी या प्रेमी, 322 पतियों की हत्या देश में हुई है और 232 पतियों ने इन्हीं कारणों से आत्महत्या कर ली है। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। ये आंकड़े रोज हर साल भयावह होते जा रहे हैं। 2026 के पहले 6 महीनों में भारत में लगभग प्रतिदिन लगभग 2 पतियों की हत्या पत्नियां कर रही हैं और 1 से अधिक पति ने आत्महत्या की है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में दर्ज पतियों की हत्याएं 93 हत्याएं पहले छमाही में 2026 की पतियों की हत्याएं पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की हैं और 103 आत्महत्याएं हुई हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली हिंसा और पुरुषों द्वारा झेली जाने वाली हिंसा के बीच में तुलना करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड है और आँख खोलने वाला ट्रेंड है। सबको इस पर विचार करना चाहिए और आंकड़े मैं इसलिए बार बार याद कराने के लिए, याद दिलाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अभी भी इसको, अगर आपके जीवन में इस तरह की कोई बात हो रही है तो सावधानी जरूर रखें, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।